स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से 30 MCQ ज्योग्राफी के पढ़ेंगे और जिसमें थीम्स जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन जो रहेंगे। थीम 2025 यानी युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। Empowering young people to create the families they want in fair and the harmful world। यानी जो थीम है मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त के लिए, वो युवाओं के निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है जो 1990 से ये हर वर्ष वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। यानी विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि यह कार्यक्रम 1990 से हर वर्ष वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। कब? यह 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित था, जिसकी अनुमानित तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। चलिए आगे देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जो है विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। विश्व जनसंख्या वर्ष 2025 में लगभग 8.1 अरब यानी 810 करोड़ को पार कर चुकी है। भारत वर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यानी भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि भारत जो है वर्ष 2023 में चीन को छोड़ते हुए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हुई है, लेकिन जनसंख्या आधार बहुत बड़ा है, जिससे चुनौतियां जो हैं वो बरकरार हैं। देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA, द यूनाइटेड नेशंस फंड ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज was established as a trust fund in 1967 and began operations in 1969 को वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। यानी किसे? UNFPA। कब? 1967 में, जो वर्ष 1969 से कार्य करना उसने प्रारंभ किया और पुनः और पुनः वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन का नाम दिया गया, किंतु इसका संक्षिप्त नाम जो था वो है UNFPA ही रखा गया।
यूएनएफपीए का यानी फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जो एक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यूएनएफपीए का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसोक द्वारा स्थापित किया गया। यूएनएफपीए का वित्त पोषण संयुक्त राष्ट्र के बजट से न प्राप्त होकर इसका वित्त पोषण निजी क्षेत्र, अंतर सरकारी संगठनों यानी फाउंडेशन और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा प्राप्त होता है। चलिए आगे देखेंगे। यूएनएफपीए का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। एक नोट है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो 1987 ईस्वी से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या को 5 अरब होने की याद में मनाया जाता है। यानी जो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डेज मनाया जाता है वो 5 अरब होने की याद में मनाया जाता है। महाद्वीपों में एशिया पहला महाद्वीप था जो सर्वप्रथम 1 बिलियन जनसंख्या के स्तर को पार किया। इसके बाद उसके उप क्षेत्रों पूर्वी एशिया एवं दक्षिण एशिया ने इस आंकड़े को पार किया। अफ्रीका महाद्वीप 1 बिलियन जनसंख्या के स्तर को वर्ष 2010 में पार किया। 1 बिलियन जनसंख्या स्तर को चीन ने 1980 में तथा भारत ने 1998 में पार किया। चलिए अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण क्या है? यानी अंतर पर्वतीय पठार का जो उदाहरण है वो है बोल्विया प्लेटू। यानी बोल्विया का जो पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बोल्विया का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बोलिविया देश में विस्तृत है जो अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। वे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं और अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। यानी अंतर पर्वतीय क्या होता है? जो चारों तरफ से पठार पर्वतों से घिरे होते हैं वो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। इनका निर्माण अंतर्जात बल द्वारा बलित पर्वतों के निर्माण के साथ होता है। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, अनातोलिया का पठार, बोलिविया का पठार, मैक्सिको का पठार आज जो है अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। सेकंड नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसर्ट इज नॉन द वैली ऑफ द मून। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बुशमैन, यानी कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें बुशमैन जनजाति रहती है। चांदी की घाटी जो किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है? तो वो आटाकामा मरुस्थल को कहा जाता है। यानी आटाकामा मरुस्थल को एक चांद की घाटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा है। यह मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली के उत्तरी भागों में विस्तृत है। साथ ही आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट, सोरा, आयोडीन के प्रचुर भंडार भी हैं। आटाकामा मरुस्थल को चांद की घाटी भी कहा जाता है। यानी आटाकामा मरुस्थल को एक चांद की घाटी कहा जाता है। उष्ण मरुस्थल और स्थिति, जैसे अगर हम कहें तो सारा जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सेंटी ऑस्ट्रेलिया। कालाहारी बोत्सवाना में है। थार मरुस्थल देखें तो भारत में स्थित है। आटाकामा चिली में स्थित है। दस्तेलुत पूर्वी ईरान में स्थित है। साहेल अफ्रीका में स्थित है। शीतोष्ण मरुस्थल की अगर बात करें और इसके अनुसार स्थिति इसकी देखें तो जो गोबी मरुस्थल है वो मंगोलिया में स्थित है। लद्दाख भारत में स्थित है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। कराकोरम कजाकिस्तान है, वो उज्बेकिस्तान में है। ग्रेट बेसन यूएसए में है। और टकला मकान जो है वो चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड द वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, यानी विश्व के जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वह है, यानी 4% जो है भारत में उपलब्ध है। जैसा कि हम विश्व के जल संसाधनों का लगभग 4% भारत में उपलब्ध है, जबकि विश्व की जनसंख्या का 17.5 भाग भारत में निवास करते हैं। ज्वारों का संचालन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जो ज्वारों का संचालन है वो पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ को निर्धारित करता है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण समुद्र तल के जल के नियतकालिक उठने एवं गिरने की घटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर महासागरीय तलों पर एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा पृथ्वी की घूर्णन करता है। एक दिन में 24 घंटे यानी 2 बार ज्वार आता है, तो किंतु यह है 12 घंटे के बाद नहीं बल्कि 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। ज्वार उत्पन्न होने से 26 मिनट का यह अंतर भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। इस प्रकार ज्वार संचालन अधिकांशतः पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्धारित होता है। बृहद ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समतल में अधिकतम अंतर संदर्भित करता है तथा सभी बृहद ज्वारों सबसे ऊंचा ज्वार विश्व के पूर्णिमा एवं अमावस्या के द्वारा घटित होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित कहाँ पर है? तो वह कैलिफोर्निया राज्य में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा एक काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? तो वो है काकेशस जो पर्वत है, जो दोनों श्रृंखलाओं के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो वो टर्की जो है वो कालाहारी मरुस्थल पर स्थित नहीं है। काला सागर के समीपवर्ती देश तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस एवं जॉर्जिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप।
अरब सागर के सीमावर्ती देश जो है भारत, ईरान, नाम जी याद नहीं रहेगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रिपीट करते रहिए। निम्नलिखित में से किस द्वीप का समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? तो वो है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया जो है वहां पर न्यूजीलैंड को एक हिस्सा माना जाता है। पोल पोलिनेशिया द्वीप समूह मेलानेशिया तथा माइक्रोनेशिया के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में फैला है। पोलिनेशिया द्वीप समूह के न्यूजीलैंड, तुवालू, समोआ, टोंगा, हवाई, ईस्टर कुक तथा पूर्वी किरवती आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन द्वीपों को हरी मड़ी की रूप में भी दी जाती है। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है। यह पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पर। क्या होगा? सबसे पहले ये जो जमेगी, ये सबसे ऊपरी जमेगी। जल का घनत्व उसके तापमान के साथ बदलता रहता है। यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। किसी भी झील में स्थित पानी का ऊपरी सतह ठंडे वातावरण के कारण जम जाता है, लेकिन उसके तली का पानी नहीं जमता, क्योंकि ऊपरी सतह पर जमी बर्फ ऊष्मा के कुचालक का कार्य करता है। इसलिए शीत ऋतु में झीलों के जमने के बाद भी मछलियां एवं वन्य जीवित रहते हैं। निम्नांकित का अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। कांगो घाटी एक जो है वो विषुवत भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए यहाँ पर अयनवर्ती वर्षा विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ अत्यधिक घने तथा ऊंचे होते हैं। कांगो विश्व की ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा के 2 बार काटती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है। मैंने 10 क्वेश्चन अभी आज बताए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल मिलेंगे। आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ना भूलें। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए वही 8:30 बजे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।